So in this lecture we have to start with मॉनिटरी पॉलिसी। लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी का डिस्कशन हमें करना है, तो टॉपिक आपका रहेगा मॉनिटरी पॉलिसी। और ये मॉनिटरी पॉलिसी आप देख रहे थे 5 दिसंबर, ठीक है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और क्लियर, मॉनिटरी पॉलिसी के हम अब बेसिक्स में एक्ट और इसके रिगार्डिंग ये सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जो चेंज है वही करेंगे। इसके लिए प्रॉपर स्टैटिक की क्लास अलग से लेक्चर अवेलेबल है, वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। अभी जो करंट में इस मॉनिटरी पॉलिसी में है और जो नया है इसमें, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे सारे मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स हम इसलिए लिख रहे हैं ये चेंज हुआ है अभी, ठीक है, मेंबर्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में आप देख रहे हैं डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर शशांक भिड़े। आप देखते थे 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में, 3 गवर्नमेंट साइड से और 3 आरबीआई, ठीक है। तो डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर आशिमा गोयल, अब ये इकोनॉमिक्स के डॉक्टर हैं, कहीं इनसे वैक्सीन का मत पूछने लगना, ठीक है। डॉक्टर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ठीक है, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ठीक है। इसके अलावा देख रहे हैं डॉक्टर मृदुल के सागर, डॉक्टर मृदुल के सागर। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं डॉक्टर माइकल पात्रा, एंड एट लास्ट आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी। तो ये 6 मेंबर आप देख रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक है। ये स्टैंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ऑल्सो सेम है, एकोमोडेटिव है, पर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो आपका डाउट था मुझे याद है, उस चीज को कंसीडर कर लेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। मेंबर ऑफ एमपीसी, एमपीसी के ये 6 मेंबर आप देख पा रहे हो, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, देन डॉक्टर मृदुल के सागर, माइकल डी पात्रा एंड शक्तिकांता दास, ठीक है। तो ये 6 मेंबर लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा सी मॉनिटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको ये याद हो, मॉनिटरी पॉलिसी आपका बाई मंथली रहता है, ठीक है। जो डाटा आपको प्रिपेयर करना होता है, तो आपको पता हो मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू आपका होता है बाय मंथली, बाय मंथली, हर 2 महीने के बाद रिव्यू होगा, ठीक है। तो साल में हो जाएगा 6 बार। इसी तरह जब आप देखते हैं ये मॉनिटरी पॉलिसी, तो बाय मंथली देख रहे हैं। सीपीआई डब्ल्यूपीआई का डाटा महंगाई के लिए आप देखो, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, जीएसटी कलेक्शन, ठीक है। ये सब आप देखते हो मंथली बेसिस पे, हर महीने आपको देखना है मंथली। इसमें आपके और भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ जाएंगे, लाइक हम डिस्कस करें आईआईपी, पीएमआई, ये सब मंथली बेसिस पे आपको देखना होता है, ठीक है। और फिर आप देखते हैं बजट, बजट की जब हम बात करें, बजट ये आपका रहता है एनुअली, ठीक है। बजट आपके एनुअली अनटिल अनलेस इलेक्शन ईयर नाउ, इलेक्शन ईयर में आप 2 बजट देखते हैं, इंटरिम बजट एंड फुल बजट, नहीं तो एनुअली रहेगा, एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रिपेयर होगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कई बार एक साथ 2 वॉल्यूम आते हैं, नहीं तो 6 6 मंथ के उस पे भी, और एक तो बजट से जस्ट पहले, ठीक है। तो उस सेंस में भी देख सकते हैं। तो ये आपको पता हो कि आपको कब कौन सा डाटा प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो इस वजह से आप देखते चलेंगे। अभी के लिए आप एक पॉइंट समझेंगे, जब आप मॉनिटरी पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ शक्तिकांता दास जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने रेफर किया, तो उन्होंने इस वे से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था ये 3 सेगमेंट में मॉनिटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो आप देखते हैं यहाँ, गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस टू फाइनेंशियल मार्केट,
मॉनेटरी पॉलिसी में गाइडेंस टू फाइनेंशियल मार्केट। मेजोरिटी स्टूडेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग सिर्फ रेट देख लो, चेंज हुए हैं नहीं और काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप बढ़िया से मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करते हो तो आपके आगे के करंट अफेयर या रनिंग में जो करंट अफेयर हैं ऑलरेडी उनका बेस बन है। ठीक है। और सेकंड, एडिशनल मेजर्स जो आरबीआई ने यहाँ डिक्लेयर किए या सजेस्ट किए, एडिशनल मेजर्स। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोच इन कमिंग मंथ एंड गोइंग फॉरवर्ड। अप्रोच इन कमिंग मंथ एंड गोइंग फॉरवर्ड। अप्रोच इन कमिंग मंथ एंड गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। सो इन तीन वे से हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। अब मॉनेटरी पॉलिसी को इस वे से आपने देखना है। ठीक है। नेक्स्ट, फिर आप समझेंगे, ये तो आपने देखा कि किस तरह से आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, गाइडेंस टू फाइनेंशियल मार्केट, एडिशनल मेजर, अप्रोच इन कमिंग मंथ एंड गोइंग फॉरवर्ड। इसमें आपके क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो। यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, कि आगे के लिए जीडीपी क्या होगा। आगे के लिए मतलब क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के लिए कितना होगा। ठीक है। क्वार्टर 1 और 2 का जीडीपी अभी हमारे सामने है, तो 3 और 4 के जीडीपी के लिए भी इन्होंने प्रिडिक्ट किया आरबीआई ने। ठीक है। एडिशनल मेजर अभी हम पढ़ेंगे, ईसीएलजीएस 2.0। ईसीएलजीएस 2.0 इसका लिंक विद ऑन टैप टीएलटीआरओ। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको हम देखेंगे, ये आप देखोगे। और गाइडेंस फाइनेंशियल मार्केट को, ये तो किसी रूप में आप देखते हो और ये तो चलती रहती हैं, इसमें तो कोई खास अलग से इशू है नहीं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारा डाटा ऑलरेडी मिलता है हर बार मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, जैसे डाटा के रूप में पीएमआई, ठीक है, जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, तो ये सारा डाटा भी यहाँ रखा जाता है। ठीक है। ये भी इसके सामने प्रेजेंट रहता है, तो साइड बाय साइड आपके ये करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, डाटा स्पेसिफिक आपके करंट अफेयर। तो इस वे से ये रहेगा, इस चीज को अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको देखें तो आप 3 पार्ट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में गाइडेंस होगी फाइनेंशियल मार्केट को, सेकंड में एडिशनल मेजर, सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट होगा, थर्ड में क्या अप्रोच होगी आगे के लिए। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट है, जितना मेजर जो आप देखेंगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्या ऐसे पॉइंट है, वो सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सेकंड पार्ट में कवर आपका होगा। हाँ, फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिंकेज के लिए और समझने के लिए जरूरी है, इसमें भी कुछ एक डाटा आपको मिलेगा। ठीक है। सो इस वे से हम देखते हैं अब यहाँ पे किस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया आरबीआई ने एंड ऑनरेबल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जब हम बात करते हैं सबसे बड़ी, आप इस वे से भी कह सकते हैं, ह्यूमनॉइड इकोनॉमिक ट्रेजिडी का ये साल है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। ह्यूमनॉइड इकोनॉमिक ट्रेजिडी। ठीक है। ह्यूमंस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं इस ट्रेजिडी के लिए, और इस ट्रेजिडी के टाइम में इन्होंने बताया कि 2010, ये 20 के साल को आप कह रहे हैं डिफाइनिंग ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और 2020 का जो ईयर है ये ग्रेट पेंडेमिक ईयर, ये स्पेनिश फ्लू के बाद फिर से आप देख रहे हैं एक मेजर ईयर। अभी तक कौन कौन से ऐसे ईयर रहे हैं तो आपको ये पता हो, 1918 में स्पेनिश फ्लू। ठीक है। 1918 में दुनिया में जब पेंडेमिक आप देख रहे थे, इससे पहले सबसे बड़ा पेंडेमिक, उसका नेम था स्पेनिश फ्लू। ठीक है। भारत में भी 1.5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी उससे। आज तो टोटल केसेज 1 करोड़ की आप बात करते हो, लेकिन तब तो 1.5 करोड़ लोगों की तो डेथ हो गई थी इंडिया में। अकेला ऐसा सेंसस था जिसमें इंडिया का पॉपुलेशन कम हुआ था, और इसका एग्जाम्पल हमें इसी में मिलता है। 1921 का सेंसस अकेला सेंसस है, भारत की जनसंख्या कम हुई है, ना उससे पहले कम हुई है कभी, ना उससे बाद में, रीजन था ये पेंडेमिक। ठीक है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं 1930 में दुनिया में आया था ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड 1928 से 30 में, इस ये यूएस से भी आप रिलेट कर सकते हो।
ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं दुनिया में 2008 से 2010 के टाइम में यूएस में भी आप देख रहे थे इसी तरह का सिनेरियो। तो ये वो टाइम थे, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाइज, और उसके बाद अब आप रिलेट कर सकते हैं 2020, ठीक है। तो इसलिए 2020 को कहा था ये मॉडर्न सिविलाइजेशन में जब देखा जाएगा तो इसे कहेंगे ग्रेट पेंडेमिक, ठीक है, जो कि 1918 और के स्केल का और 1913 की इकोनॉमिक लॉस के बराबर का था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट पेंडेमिक का इन्होंने रीजन बताया, और फिर इन्होंने यहाँ एक पॉइंट रखा। वो आपका क्या पॉइंट था? सिंपली यहाँ बात की सबसे पहले रेट्स को लेकर, क्या रेट्स रखे गए हैं। तो रेट्स में इन्होंने रखा था स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब रेट्स में बदलाव नहीं हुए, ठीक है। रेट्स में बदलाव नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो यानी जो आप रेट देख रहे हैं, जैसे आप बात करें पॉलिसी रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है, इसी को अभी हम सब स्लाइड से भी देखेंगे, तो एक बार बेसिक समझ लो। ये आप देख रहे हैं अनचेंज रहा, ठीक है, 4%। इसके अलावा रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, ये भी अनचेंज आप देख रहे हैं, 3.35% पे ही है रिवर्स रेपो भी। और इसके अलावा एमएसएफ बैंक रेट, ये 4.25% पे एमएसएफ और बैंक रेट, ठीक है, ये आप देख रहे हैं 4.25%। और फिर जो पॉइंट आप समझना चाह रहे थे, एक स्टूडेंट का डाउट भी था, वो था मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आरबीआई अपना स्टैंस क्लियर करते हैं। स्टैंस मतलब आगे के लिए मार्केट्स को क्या डायरेक्शन है, आगे रेट बढ़ाएगा घटाएगा, वो सारी डायरेक्शन इस स्टैंस में पता चलती है कि क्या स्टैंस रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैंस तीन टाइप के हैं, ये डिस्कशन आपके साथ हुआ था, पर इसमें कुछ स्टूडेंट को डाउट है, तो एक बार आप स्टैंस देख लेंगे। तो फर्स्ट स्टैंस आपने देखा था एकोमोडेटिव स्टैंस, एकोमोडेटिव, ठीक है, एकोमोडेटिव स्टैंस। नेक्स्ट सेकंड स्टैंस हम देख रहे थे न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टैंस। और थर्ड हम देख रहे थे कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। सी इसी लेक्चर को अगर हमने बहुत डिटेल में ना करना हो, जस्ट सिर्फ हमने देखना समझना ना हो, तो इजीली हम कवर कर सकते हैं इसे कम टाइम में। पर मोटिव है कि आपको याद भी हो और समझ भी आए, नहीं तो फिर यही कंफ्यूजन होगी जैसे स्टैंस में हो रही है। तो इस वजह से यहाँ टाइम लगाया जाता है। एकोमोडेटिव में क्या था, यहाँ सेंट्रल बैंक ये डायरेक्शन देता था मार्केट्स को कि वो मनी को इंजेक्ट करेगा, और फाइनेंशियल सिस्टम में मनी इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मनी इंजेक्टेड, और इसके लिए क्या होगा, रेट कट होगा। ये आप सिंपल याद रखेंगे, ठीक है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, मनी टाइटनिंग में क्या होगा, तो सिंपल से यहाँ पे आप देखेंगे रेट हाइक, यहाँ रेट बढ़ाए जाएंगे अगर ये स्टैंस होता है, ठीक है। यहाँ पे रेट कट है, रेट हाइक है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है, कि न्यूट्रल का मीनिंग है आरबीआई श्योर नहीं है, मतलब आरबीआई will alter rates in any direction to control money supply, ठीक है, rates in any direction to control money supply। यानी आरबीआई कोई सीधे स्पष्ट रूप में कहने में या असफल हो, तो फिर वो कौन सा स्टैंस चूज करता है, न्यूट्रल, ठीक है, कि पता नहीं आगे रेट कम करने पड़ेंगे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ये गाइडेंस है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो पिछली बार भी यही स्टैंस था मॉनेटरी पॉलिसी का, एकोमोडेटिव, कि आगे भी रेट में कमी कर सकते, इस बार भी यही है। फिर कुछ स्टूडेंट मन में डाउट हो, कमी की तो नहीं है, ये नहीं कहा कि अगली बार ही करेंगे, पर जब भी आगे कोई चेंज हो, उम्मीद है दोबारा रेट कट ही होगा, बेशक कितना रेट कट हो। तो ये उम्मीद है, ये मार्केट को डायरेक्शंस दिए आरबीआई ने। यस, अभी बताएं स्टैंस का मीनिंग क्लियर है? यस, ठीक है, समझ में आया क्यों एकोमोडेटिव है, पहले भी ये था अब भी ये। इन फ्यूचर अगर बदलाव किया तो रेट कट करेंगे, बदलाव नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होता है मतलब आरबीआई अनश्योर होती, ठीक है। यस, ज्योति मीनिंग क्लियर है?
नहीं नहीं, इस बार रेट चेंज हो ना हो उस पे अपनी मर्जी से ये स्टैंस नहीं बदलेगा, ठीक है। ये आरबीआई सिर्फ डायरेक्शंस देती है मार्केट को, यहाँ से गाइडेंस दे रही है, डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। हाँ, इंजेक्ट का मतलब है मार्केट में पैसे डालना। मार्केट में पैसे कब डलेंगे? जब रेट कम होगा। रेट कम होगा तो मतलब लोगों को के लिए भी लोन सस्ता होगा। जब बैंकों के लिए सस्ता होगा, ज्यादा लोग लोन लेंगे और फिर ज्यादा लोग मार्केट में उसी पैसे को लगाएंगे। तो इसको कहते हैं मनी को इंजेक्ट करना, ठीक है। मनी को मार्केट में ये इंड्यूस करना या इंजेक्ट करना, ठीक है। क्लियर है ये? यस। रेट अगर बढ़ाएंगे तो फिर कम लोग लोन लेंगे, मार्केट में कम पैसा जाएंगे, तो उसका मीनिंग होगा मनी को एब्जॉर्ब करना मार्केट से, ठीक है। क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट, अब आगे पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपने स्टेंस का मीनिंग देखा। इसके अलावा इसमें जो सीपीआई का बैंड है वो आपको पता है, सीपीआई 4 ± 2 का टारगेट रहता है, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने भी माना कि थ्रेट रहेगा प्राइस स्टेबिलिटी को, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सप्लाई चेन में एक्सेसिव मार्जिन, वो सब रीजन रहते हैं, वो हम देखेंगे। और यहाँ इन्होंने एक पॉइंट और रखा, वो पॉइंट था आपका कि ग्लोबल इकोनॉमी के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी शेप ले रही है, तो इंडियन इकोनॉमी पे भी उसी तरह का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जैसे जो मेन मार्केट इकोनॉमी है, लाइक एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, तो वहां पे लॉकडाउन धीरे धीरे ईज हो रहा है। तो फिर कुछ एक इकोनॉमीज हैं अभी भी वहां लॉकडाउन लगाया है। आप यूके की बात करो या कुछ एक कंट्रीज और हैं, तो वहां उस वजह से आप देखते हैं ग्लोबल ट्रेड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और इंडिया को भी उसके इम्पैक्ट देखने पड़ते हैं। उस वजह से पॉलिसी डिसाइड होती हैं। तो काफी सारे यहाँ ऑप्शन रहते हैं। एडवांस इकोनॉमीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वहां पे महंगाई दर क्या है, तो उस हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ क्या करेंगे। तो ये काफी सारे पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको इनमें कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं, और फिर हम आगे उन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स ये हैं, ये आरबीआई का मंथली, ठीक है, बाई मंथली पॉलिसी है आपका, 2 मंथ में एक बार, इसलिए बाई मंथली। रेपो रेट अनचेंज रहा है, रिवर्स रेपो रेट अनचेंज, स्टैंस भी अनचेंज, एकोमोडेटिव, ठीक है। यानी आरबीआई ने डायरेक्शन दिया, आगे भी कम किए जा सकते हैं रेट, ठीक है। क्लियर है? हाँ, शोर देखो, शोर जैसा कुछ नहीं होता, ये डायरेक्शन है। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कोई नया वायरस फूट पड़े, कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो जाए बड़ा, तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं। पर कोशिश है अगर नॉर्मल ही रहेगा तो आगे जब भी चेंज होगा उम्मीद यही है रेट कट ही होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब आपने देखा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंस। नेक्स्ट, इसके अलावा रेपो रेट अनचेंज रहा है 4% पे, ठीक है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया फिजिकल ईयर 21 में। रियल देखो, जीडीपी कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, माइनस में होगा तो, ठीक है। प्लस में होगा तो एक्सपेंशन। तो एक पॉइंट याद रखना, पहले आरबीआई ने कहा था अब जो ये करंट ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी पूरे साल का -9.5 होगा। अब कह रहे हैं नहीं, -7.5 होगा। यानी अच्छा प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि पहले क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से -23.9 हो गया था। तो इसलिए ये तो आप समझ ही जाओ, -23.9 को 4 से डिवाइड कर दो, -6 तो वहीं पे ही जा रहा था। तो ये तो आपको आइडिया लग ही जाना चाहिए कि इस साल का जीडीपी अकेले उस क्वार्टर की वजह से भी माइनस में तो जाना ही था। लेकिन पहले -9.5 प्रोजेक्ट किया था, अब कितना किया? -7.5। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं माइनस? प्लस होता तो एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी लिखे भी गए, ये बेसिक से पॉइंट एक बार देखते चलो, फिर इनको लिख लेंगे। एक बार स्लाइड से देख लो, ये आपके लिए इस क्लास के लिए स्लाइड बनाई है मैंने। नेक्स्ट, टू एक्सपेंड ऑन टैप टीएलटीआरओ, ये हम पढ़ेंगे। आपको याद है हमने बैंकिंग में पढ़ा था ऑन टैप बैंकिंग या ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस, क्या मतलब होता था? एक तो आरबीआई गाइडलाइन दे, अप्लाई करो कि जब नोटिफिकेशन आए
और फिर जाके वो लाइसेंस मिले। ऑन टैप में क्या था, जब मर्जी किसी कंपनी का मन करे बैंकिंग के लिए अप्लाई कर दे, तो फिर उसे अब आरबीआई देखेगा कि लाइसेंस देना है नहीं, तो उसे वेट नहीं करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का, वो ऑन टैप होता था। अब ऑन टैप टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था आरबीआई के चैप्टर में। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, इसको भी हमने स्टडी किया था। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एक सिंपल रेपो आप देख रहे थे, एक टीएलटीआरओ, एक एलटीआरओ। अब टीएलटीआरओ 1 साल और 3 साल के हो सकते हैं, तो ये टीएलटीआरओ से बैंक कब कभी भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, वो कभी भी अप्लाई कर पाएंगे लोन के लिए। और जब उन्होंने अप्लाई कर दिया, उसी पैसे को ये कहाँ भेजेंगे, ये पॉइंट आप याद रखना, ये यहाँ से पैसा लेके स्ट्रेस सेक्टर्स में भेजेंगे। कितने स्ट्रेस सेक्टर केवी कामत पैनल ने बताए थे, बताओ, वहां पे फंडिंग होगी एनबीएफसीज को। यस, बताओ कितने स्ट्रेस सेक्टर बताए थे केवी कामत पैनल ने। यस, हाँ, 26 स्ट्रेस सेक्टर्स बताए थे केवी कामत पैनल। याद आया, सब भूल गए। केवी कामत पैनल, इन्होंने 26 स्ट्रेस सेक्टर्स बताए थे। तो जो ये 26 स्ट्रेस सेक्टर हैं, इनको फंडिंग पहुंचेगी इससे, ठीक है। इस पॉइंट को अभी देख लेंगे, तो अभी के लिए ये याद रखो, ठीक है। अभी इसको डिटेल में लिख लेंगे। नेक्स्ट, पहली बार आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को, अब उन्हें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और कोल मनी मार्केट की फैसिलिटी भी मिलेगी। यानी अभी तक कोल मनी मार्केट से जो आपके आरआरबीज हैं वो उससे फंड रेज नहीं कर सकते थे, अब कर पाएंगे एलएएफ से भी और कोल मनी मार्केट से भी। एलएएफ में आपका रेपो रिवर्स रेपो का पॉइंट आ जाता है, ठीक है। नहीं तो आरआरबी को फंडिंग नबार्ड के थ्रू भी होती है, जो उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसके थ्रू भी होती है फंडिंग, ठीक है। अब से ये भी रेपो रिवर्स रेपो से भी पैसे ले पाएंगे, वो एलएएफ होता है, और कोल मनी मार्केट से भी ले पाएंगे। बहुत बड़ा चेंज है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट, टू इशू ड्राफ्ट नॉर्म्स ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टू इशू ड्राफ्ट गाइडलाइन ऑन डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। तो ये सब भी हम देखेंगे। ड्राफ्ट बैंक टू रिटेन फिस्कल ईयर 20 प्रॉफिट, नॉट पे आउट डिविडेंड। यस, ये भी कहा था, बैंक इस साल के प्रॉफिट को रिटेन करेंगे, डिविडेंड को पे आउट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। यस, कोई भी डाउट किसी को इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, Q3 में सीपीआई इन्फ्लेशन कितना हो सकता है, 6.8 के नियर बाय। प्रोजेक्टेड सीपीआई इन्फ्लेशन Q4 के लिए इन्होंने इतना एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन H1 का मतलब अगले साल का Q1, ठीक है, अगले साल का Q1, उसके लिए कितना हो सकता है। फिर इन्होंने क्या है, विल यूज इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल एट अप्रोप्रिएट टाइम एज नीडेड। कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके बारे में कह रहे हैं, वो ऑलमोस्ट ठीक ही रहेगा। कोर इन्फ्लेशन क्या होता था, आपको बताया था इन्फ्लेशन के चैप्टर में। कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ठीक है, होलसेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, ये सारी टाइप हमने पढ़ी थी। बताओ फटाफट से, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, आपके साथ पढ़ा था। कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, बताओ क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ा था ऑलरेडी इन्फ्लेशन के चैप्टर में। यस, कोर इन्फ्लेशन का मीनिंग बताओ। वोलेटाइल कंपोनेंट को जब हेडलाइन इन्फ्लेशन से माइनस कर दोगे तो आपका कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। जिन चीजों में इन्फ्लेशन ज्यादा चेंज होती है, ठीक है, वो वोलेटाइल कंपोनेंट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल सारी कमोडिटीज को ले लिया, हेडलाइन माइनस वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, हेडलाइन में से जब आप वोलेटाइल कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे तो उसे हम कह रहे थे कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, कोर इन्फ्लेशन इक्वल टू हेडलाइन माइनस
वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वो आपका कोर इन्फ्लेशन हो जाएगा, हेडलाइन में से वोलेटाइल कंपोनेंट्स को जब आप माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंटरिंग डिसाइसिव फेज, ठीक है। ये इसलिए कह रहे थे रिकवरी रेट ऑलरेडी हम देख रहे हैं 94 से अबव। नियर टर्म फाइनेंशियल रिस्क हैव बीन कंटेन्ड, रूरल इकोनॉमी लुक रेजिलिएंट, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट स्टार्टेड टू ईज, ये अच्छा साइन है, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट स्टार्टेड टू ईज। एंडेवर टू इंश्योर आउटपुट जॉब लॉस गेट क्विकली रिकप, acted preemptively to contain impact of पैंडेमिक ऑन इकोनॉमी। अब इसी चीज को यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया हिंदी में, ये जी बिजनेस से लिया है, वो CNN IBN से लिया था। तो RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रिवर्स रेपो, रुक का मतलब स्टैंस क्या होगा, जिसको इंग्लिश में हम स्टैंस कह रहे थे, ठीक है, उसी को यहाँ रुक लिखा हुआ है, इसी को इंग्लिश में स्टैंस, एकोमोडेटिव, ठीक है, याद आया ये, उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम देखें ये क्या क्या RBI गवर्नर ने कहा था, MPC के सभी सदस्य दरों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे, महंगाई और ग्रोथ में संतुलन बनाना जरूरी, फाइनेंशियल सिस्टम में स्थिरता, कर्ज लागत खर्च 16 साल के निचले स्तर पर, इसको हम पढ़ेंगे, कर्ज लागत खर्च, इसका क्या मीनिंग है, ये 16 ईयर में सबसे लो पे चल रहा है, ये अच्छा साइन है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% पर बरकरार, RBI एकोमोडेटिव रुख, महंगाई दर में तेजी जारी रहने की संभावना, ठीक है। बड़े NBFC में रिस्क आधारित ऑडिट होगा, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की गाइडलाइन की समीक्षा, ठीक है। और फिस्कल ईयर 20 मुनाफे पर बैंक को डिविडेंड नहीं देना होगा। जो अब तक हमने इंग्लिश में पढ़ा था वही सारे पॉइंट आप हिंदी में देख रहे हैं हम, ठीक है। क्लियर है, वही सब पॉइंट आप हिंदी में देख रहे हैं। नेक्स्ट इसके अलावा Q4 में GDP ग्रोथ पॉजिटिव, बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी, ठीक है, उसके लिए ये कह रहे हैं करवाएंगे मुहैया, शहर में के मांग में तेजी लेकिन ग्रामीण मांग में भी रिकवरी हो रही है, अब ग्रोथ को सपोर्ट करना मकसद, तभी आप देख रहे हो रेट चेंज नहीं किया ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। महंगाई ऑलरेडी 6% से ज्यादा CPI में, फिर भी आप देख रहे हैं यही रीजन है। Q4 में महंगाई 5.8 रहने की उम्मीद, Q3 में 6.8, ठीक है। और फिस्कल ईयर 21 में GDP ग्रोथ पहले -9.5 का था, -7.5 कह दिए, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पहले कहा था -9.5, अब क्या है -7.5, तो अब ये लेटेस्ट वाला आप याद रखेंगे। फिस्कल ईयर 21 में देखो पहले इतनी कहा था, अब ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा दरों में बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% पर कायम, सभी 6 सदस्य बदलाव नहीं करने के पक्ष में, और वही सारे पॉइंट आपके होंगे जो अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट है, अब इनको और अच्छे से समझते हैं, हमने इसका ऑलरेडी, ठीक है, PDF देख लिए, एक बार क्विकली आप इन पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे, इसे याद रखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था रेपो रिवर्स रेपो और स्टैंस के बारे में, देन रेपो रेट अनचेंज, ठीक है। फिर हमने देखा GDP में कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल ईयर 21 में, रियल GDP में, ठीक है, अभी इसको समझ लेंगे रियल नॉमिनल का इशू, और 7.5% की बात हुई है अब, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इसमें देख लेंगे, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यस, सो अभी हमने देखा ग्लोबल इकोनॉमी के रिगार्डिंग और ये सब डाटा, ठीक है। ये भी हमने समझा था कि वहाँ पे जो EME होती है, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज या एडवांस इकोनॉमीज, उनके वहाँ कैसा CPI चल रहा है, ठीक है, उन सब का इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है, तभी हमने ये टॉपिक लिखा था, एडवांस इकोनॉमीज, ठीक है। और EME का मतलब होता है एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है। तो ये सब हम देखते हुए चल रहे थे, अब लिखते हैं इसके मेजर पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल GDP का डाटा हमने देखा, GDP डाटा, ठीक है। और GDP का डाटा हमने देखा है, कौन रिलीज करता है GDP, फटाफट से बताओ, GDP कौन रिलीज करता है, यस,
बताओ जीडीपी का डाटा इंडिया में रिलीज कौन कर रहा है? यस, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, जीडीपी का डाटा रिलीज करते हैं एनएसओ। ठीक है, इसमें अब याद रखेंगे एनएसओ। एनएसओ रिलीज करते हैं जीडीपी का डाटा। तो क्वार्टर वन में आपने देखा था -23.9, क्वार्टर टू में रहा है -7.5। ठीक है, क्वार्टर थ्री में अब इन्होंने ये क्वार्टर थ्री में प्रोजेक्टेड की है। ठीक है, कितना ये प्रोजेक्टेड सोचते हैं, एंड सेम विद क्वार्टर फोर्थ। ठीक है, यहाँ ये कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तो जो आप देख रहे हैं अभी ऑलरेडी, हाँ, एनएसओ वही आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है, और जो क्वार्टर थ्री फोर का प्रोजेक्शन है उसमें फिर भी आप चेंज देखने को आपको मिल सकता है। सिंपल सा रीजन उसमें रहेगा, जैसी डेवलपमेंट बन रही है, ठीक है, जो आप किसान आंदोलन वगैरह देख रहे हैं उनका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी पे, तो स्टिल आप चेंजेस देख पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अभी यहाँ एक्सपेक्ट कितना की है, यहाँ एक्सपेक्ट की है +0.1%, और यहाँ की है +0.7%। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं क्वार्टर थ्री और फोर में कि पॉजिटिव रह सकता है ये 1%, आधे परसेंट से भी कम, +0.1 +0.7। क्वार्टर वन टू का हमने ऑलरेडी देख लिए। ठीक है, तो इस वजह से नेक्स्ट फिर हम आगे देखें फर्दर, और पूरे ये इस ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए ये आपको बताया, फाइनेंशियल ईयर के लिए भी इन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग माइनस, जो कि पहले क्वार्टर से ही आपको बताया था कि समझ आ रहा है माइनस हो जाता, -23.9 में जाते ही, तो ये अब होगा -7.5 इंस्टेड ऑफ -9.5 जो पहले प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, सो अभी नया आपसे पूछे आरबीआई ने कितना जीडीपी को लेकर एस्टिमेट किया, प्रोजेक्ट कितना इन्होंने किया, तो -7.5 आगे के लिए। ठीक है, तो ये डाटा आप याद रखेंगे, अब 9.5 नहीं, पिछले क्वार्टर के हिसाब से पूछे तब था 9.5, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें एक पॉइंट और समझना है इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, जो आपके पैसेंजर व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स की, जो आप उसमें स्केल में देखें, रेलवे फ्राइट ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, उन सब में अक्टूबर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। ठीक है, और रिजर्व मनी 15.3% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, रिजर्व मनी की आप बात कर रहे हो, ये इंक्रीज हुआ था 15.3% से। रिजर्व मनी इंक्रीज बाय 15.3%। ठीक है, ये टिल 27 नवंबर का डाटा आरबीआई ने शेयर किया, तो वहीं तक की मैं बात कर रहा हूँ एक बार। रिजर्व मनी, ठीक है, जो डिमांड है करेंसी की उसके हिसाब से रिजर्व मनी में ये आप देख रहे हैं सर्ज। और जो आपका M3 है वो ग्री हुआ 12.5% तक, M3। ठीक है, रिजर्व मनी को एम नोट कहते हैं, एम नोट। ठीक है, रिजर्व मनी एम नोट कह रहे हैं, तो वो आपका 15.3 तक, M3 में 12.5% का आप ग्रोथ देख रहे हैं, M3। और ये डाटा आरबीआई ने दिया था कब तक, 20 नवंबर तक की कैलकुलेशन का, टिल 20 नवंबर। ठीक है, ये 20 नवंबर तक। नेक्स्ट, इसके अलावा फोरेक्स का डाटा दिया था, फोरेक्स भी ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, फोरेक्स $574.8 इतना फोरेक्स देख रहे हैं। ठीक है, $574.8 बिलियन। और जो कॉरपोरेट बॉन्ड इशुएंस है आपकी, कॉरपोरेट बॉन्ड इशुएंस, कॉरपोरेट बॉन्ड इशुएंस, ये आप देख रहे हैं ₹4.4 लाख करोड़। ठीक है, इतनी आप देख रहे हैं कॉरपोरेट बॉन्ड इशुएंस। और लार्ज इनफ्लो डिपॉजिट्स का बैंकिंग सेक्टर में, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो ये सिंपली आप इस वे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अभी आपने 4 क्वार्टर, ये इनको आपने देखा था जीडीपी के रिगार्डिंग, क्वार्टर थ्री फोर में कितना। अगर नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर की बात करें, यानी हम बात करें H1
फिजिकल ईयर, इसके लिए भी प्रोजेक्शन दिया था जो आपका 2021-22। तो H1 में जीडीपी कितनी रहेगी, आरबीआई ने क्या है, ये रह सकता है +21.9% से लेकर +6.5% तक, इसके बीच में। इतनी ज्यादा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि जीडीपी कैसे आपकी रहती है, ठीक है। जीडीपी में आप देखते हैं ये -23.9 का मतलब क्या, यानी इन 3 महीनों में पिछले साल में कितनी जीडीपी थी उससे कंपेयर किया। अब तो ये तो लॉकडाउन की वजह से कम है, तो अगली बार थोड़ा भी नॉर्मल हुआ तो जबरदस्त जीडीपी में उछाल 10-20% तक तो बड़े आराम से आएगा। क्योंकि जब नॉर्मल काम ही जब आ रहा है, और कंपेयर किससे करना है, कम से, तो जब ज्यादा से कंपेयर किया तो यहाँ थोड़ा दिखा, तो उछाल भी तो उतना ही दिखेगा। तो ये नेक्स्ट ईयर के पहले क्वार्टर में, यानी 6 महीने के बाद जो जीडीपी का डाटा इंडिया का आएगा वो ऑल टाइम हाई हो सकता है, ठीक है। तो उस पूरे साल में जीडीपी भी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर ईयर इन इंडियन हिस्ट्री। जैसे यहाँ कम रह रही है तो सेम इसी तरह से वहां भी रहेगा। तो ये भी इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 2021-22 के लिए, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नहीं तो जीडीपी के रिगार्डिंग आपको पता है इसमें प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और जो भी यहाँ हम जीडीपी की बात करते हैं, अब कुछ स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या हम ये रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, नॉमिनल की करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा ये पॉइंट याद रखो, रियल जीडीपी, ठीक है, जो हम बात करते हैं हमेशा रियल की ही ज्यादा करते हैं, अनटिल अनलेस बजट में ये इस बार स्पेसिफिक था नॉमिनल जीडीपी के लिए। और रियल की क्यों करते हैं, रियल जीडीपी आपकी होती है एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये कौन से वाले प्राइस, जैसे मान लो हमने 2011-12 के ईयर को फाइनेंशियल ईयर माना, तो वहां के प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस। और ये आपके इक्वल होता है जो आप देखते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती है करंट प्राइस पे, तो इसमें तो इन्फ्लेशन भी होती है, तो ये वाली हमें थोड़े कैलकुलेट करनी है, ये करंट प्राइस पे होती है, तो इसमें माइनस करना पड़ता है हमें क्या, इन्फ्लेशन। जैसे Q2 की जीडीपी देखो, ये मैं आपको डिटेल में समझा दूं, -7.5, इसके साथ आपका जीडीपी का टॉपिक भी अपडेट में कवर हो जाएगा। ये -7.5 का क्या मतलब है, तो इनमें इन्होंने 3 महीने में जीडीपी देखी, 3 महीने में इन्फ्लेशन की, इन्होंने देखा कि यहाँ रेट कितना रहा। तो जीडीपी कितनी रही इस टाइम में, नॉमिनल जीडीपी थी -4%, और इन्फ्लेशन था -3.5% इन 3 मंथ का। तो यानी डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और तीनों, ये डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और इनका भी 3 मंथ का एवरेज निकाल के सब निकाला -3.5। तो इसलिए इंडिया का रियल जीडीपी Q2 का कितना आया, -7.5। क्या ये सबको क्लियर है, यस और नो। अभी ये तो माइनस में है तो ऐड हो गया। मान लो इंडिया का जीडीपी किसी साल आपने कहा कि ये नॉमिनल में 11 है, मान लो 6% उसमें इन्फ्लेशन है, तो सही मायने में 5% ही तो है। तो जब भी हम जीडीपी बोलते हैं आपको कुछ ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है, हम हमेशा रियल जीडीपी की बात करते हैं। आज तक जो हमने कैलकुलेट किया सब रियल की बात करते हैं, ठीक है, नॉमिनल की नहीं करते। क्लियर है ये सबको, यस, ठीक है। किसी कोई डाउट है इस जीडीपी के डाटा में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, बाकी इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन केस अगर हमें प्रॉपर टाइम मिलता है इसके रिगार्डिंग वो तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूएंस के बारे में हमने देख लिया। अब इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं, आपको एक टॉपिक बताया था एडिशनल मेजर्स, ठीक है, कौन कौन से एडिशनल मेजर्स, तो उसको हमने देखना है। एडिशनल मेजर्स, एडिशनल मेजर्स में क्या क्या पॉइंट है, एडिशनल मेजर्स, तो इसमें आप देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसे आप कहेंगे इनहेंस लिक्विडिटी, इनहेंस लिक्विडिटी सपोर्ट, इनहेंस लिक्विडिटी सपोर्ट टू टारगेटेड सेक्टर्स, टारगेटेड sectors, enhance liquidity support to targeted sectors of the economy, ठीक है, with linkage to other sectors, with linkage to other
सेक्टर। और ये आपका वही पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम कह रहे थे ECLGS 2.0। ठीक है, इसको किससे लिंक कर रहे हैं? ऑन टैप TLTRO से। ठीक है, ECLGS के बारे में आपको याद हो, ECLGS 1.0 ये किस में आया था? ये आपका आया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज पार्ट 1 में। इसमें कितने पैसे उस टाइम बात हुई थी? 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और इसको कह रहे थे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसको कह रहे थे। अब इसका मीनिंग क्या है ECLGS का? तो यहाँ आप याद रखेंगे, देखो इमरजेंसी यानी जो नीडी सेक्टर है उनको यहाँ फंड प्रोवाइड करना है, क्रेडिट यानी और लोन देना है, गारंटी सरकार देगी उसकी। ठीक है, तो ये किस तरह से स्कीम काम करती है? अब यहाँ कौन से सेक्टर हैं? देखो, विद लिंकेज टू अदर सेक्टर, टारगेटेड सेक्टर। तो यहाँ केवी कामत पैनल ने जो 26 सेक्टर को स्ट्रेस सेक्टर कहा था, ये आपको बताया था केवी कामत पैनल। 26 सेक्टर्स को कहा था स्ट्रेस सेक्टर। ठीक है, तो इन्हीं सेक्टर्स को फंड प्रोवाइड होगा। बैंक यानी पैसे उठाएंगे आरबीआई से ऑन टैप TLTRO से, और इन सेक्टर्स को इस स्कीम के थ्रू पैसा देंगे, ये इसमें है। ठीक है, अब कितना पैसा देंगे, टारगेट क्या रखा है? तो ये टारगेट आप याद रखेंगे, ECLGS 2.0 में कितना टारगेट रखा है जो इन तक पहुंचे ये पैसा इन तक पहुंचेगा NBFCs के थ्रू, यानी बैंक। ठीक है, बैंक पहले यहाँ से पैसा लेंगे आरबीआई से। ठीक है, और ये पैसा इन सेक्टर्स में लगना है, लेकिन किसके थ्रू लगेगा? ये NBFC के थ्रू, ECLGS स्कीम के थ्रू ये पैसा लगेगा। ठीक है, और क्योंकि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी का स्कीम, मान लो किसी ने 10 लाख का लोन लिया हुआ था, तो उसे अब 30% मान लो ये 3 लाख रुपए और दे दिए जाए बिना कोई कोलेटरल के अब की बार, और कि वो पुराने बिजनेस में जो उसे नुकसान इस समय में हुआ, तो उसके लिए एक अमाउंट मिल रही है। ठीक है, तो वही आपका ECLGS में आएगा। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है कैसे? अब यहाँ अनाउंस हुआ है कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये 1 लाख करोड़ रुपए ऑलमोस्ट इसमें इंक्लूडेड है जो 3 लाख करोड़ का था, क्योंकि 2 लाख करोड़ से का लोन तो ये बांट चुके हैं इसमें से। 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ पेंडिंग था। तो ECLGS 2.0 का अमाउंट पूछ ले आपसे, तो याद रखना 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ECLGS स्कीम में कितने थे, तो 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, क्योंकि ECLGS 2.0 का पहली बार नाम आया आत्मनिर्भर भारत पैकेज पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में इसका नेम आया है, वहां पे 1 लाख करोड़ रुपए है। तो इसलिए 1 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही 3 लाख करोड़ में से आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी गिवन, तो वही 1 लाख करोड़ बचना था, उसी के नाम पे इसका सेकंड ये स्कीम का पार्ट ले आए ECLGS 2.0, क्योंकि पहली वाली स्कीम से सिर्फ MSME को दे रहे थे, यहाँ से MSME प्लस ये सारे स्ट्रेस सेक्टर भी ले आए। ठीक है, समझ आया क्या खेल है? बड़ा खेल है, इसके पीछे बड़ी जीके है, इस छोटी सी लाइन के पीछे। क्या ये समझ आ रही है सबको? यस। ठीक है, क्लियर हुआ? 3 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का डिफरेंस, कौन सी चीज कहाँ मेंशन है आपको बता दिया। ये देखो इधर, यहाँ कितनी अमाउंट है, इधर कितनी अमाउंट है, ये कहाँ मेंशन है, कितना इसके लिए था, क्या फुल फॉर्म है, किस वे से पैसे गिवन होंगे, ये कोई नहीं, ये सब डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी NBFC के थ्रू ऐसे। ये खुद RBI गवर्नर को मैंने सुना तो ये चीजें क्लियर हुई, और कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये क्या कैसे किस वे से हो रहा है। ठीक है, बड़े आगे यही सबसे टिपिकल पॉइंट था, बाकी तो इजी पॉइंट है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेकंड इजी है, इसमें आपको अलग से एक्सप्लेन की भी नीड नहीं है। सेकंड पॉइंट एडिशनल मेजर में था डीपन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, डीपन फाइनेंशियल मार्केट, और इसको अभी डिस्कस करेंगे किसके साथ? थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट में इसमें था जो आपकी कंजर्व कैपिटल अमंग बैंक है, ठीक है, कंजर्व कैपिटल, कंजर्व कैपिटल अमंग बैंक, ठीक है, कंजर्व कैपिटल अमंग बैंक एंड एनबीएफसी थ्रू रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स, थ्रू रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स, ठीक है, एक पॉइंट आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं, इसमें था आपका स्ट्रेंथन सुपरविजन थ्रू ऑडिट फंक्शन, स्ट्रेंथन, ठीक है, बैंकों के लिए स्ट्रेंथन सुपरविजन थ्रू ऑडिट फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा फिर हम देख रहे थे फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, facilitate external trade by improving ease of doing business for exporters, by improving ease of doing business, ease of doing business for exporters, एंड लास्ट इन एडिशनल मेजर्स में आप देखेंगे अपग्रेड पेमेंट सिस्टम सर्विसेज, अपग्रेड पेमेंट सिस्टम सर्विसेज, upgrade payment system services as to expand financial inclusion, as to expand financial inclusion, as to expand financial inclusion and improve customer service. तो ये पॉइंट आप एडिशनल मेजर्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑन टैप टीएलटीआरओ के रिगार्डिंग आपको बता दिए, ठीक है। अब इसमें ये डिटेल भी गिवन थी ऑन टैप टीएलटीआरओ की, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि जो ECLGS 2.0 स्कीम में टीएलटीआरओ के लिए अप्लाई करते हैं बैंक, तो वो कैसे उन्हें मिलेंगे। तो इसमें इन्होंने रखा टेन्योर कितना रहे इनका, ये टेन्योर रहेगा अप टू 3 इयर्स, और टोटल अमाउंट ये अभी आपको बताइए 1 लाख करोड़, ठीक है। प्लस रेट, कौन से रेट पे होंगे और कब ये अनाउंस हुआ था, तो ये सब हम देख रहे हैं, ठीक है। टेन्योर इसका रहेगा अप टू 3 इयर्स, ठीक है। टोटल अमाउंट अभी आपको बताई 1 लाख करोड़ रुपीज से मिलेगी। रेट ये आपका फ्लोटिंग रेट है, लिंक टू रेपो रेट, ठीक है, लिंक टू रेपो रेट। और ऑन टैप टीएलटीआर में आप देख रहे हैं यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सेक्टर्स और ECLGS 2.0 स्कीम के साथ ये है, ठीक है। और ये कब तक बैंक अप्लाई कर पाएंगे ऑन टैप टीएलटीआर के लिए, October 9, 2022, ये आपका March 31, 2021 तक, ठीक है, यहाँ तक ये अलाउ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद यस, फिर आप देख रहे थे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बैंक एंड एनबीएफसी के लिए कुछ एक डाटा रखा, मेजर्स रखे। बैंक एंड एनबीएफसी के लिए क्या क्या इन्होंने यहाँ पे रखा कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस वहाँ बढ़ाएंगे, और क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, इसके अलावा इन्होंने कहा रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स होंगे ज़्यादा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स, अब ये कैसे, तो और इसके अलावा डाटा क्या, ये आप देखते चलोगे। तो ये डाटा के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट एवर लेवल ऑफ मार्केट बोरोइंग, इस बार
हाईएस्ट एवर लेवल ऑफ मार्केट बोरोइंग। अभी क्या क्या ऐसी आपकी बड़ी न्यूज रही है, तो आपको ये याद हो सेंसेक्स की हम बात करें, ऑल टाइम हाई, कभी भी भारत के इतिहास में इतना सेंसेक्स न्यूज चला जो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद, यानी बहुत कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रही। ठीक है, इसके अलावा एफडीआई एफपीआई कोरोना काल में सबसे ज्यादा भारत में आई। ठीक है, हाईएस्ट एवर लेवल ऑफ मार्केट बोरोइंग भी अभी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन 16 ईयर्स, ये भी डाटा रखा, वेरी इंपॉर्टेंट। लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन 16 ईयर। ठीक है, और ये नैरोइंग रिस्क स्प्रेड। ठीक है, नैरोइंग रिस्क स्प्रेड। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और रखा, लास्ट पॉइंट इसमें, वो था आपका रिकॉर्ड इश्यूएंस ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स। रिकॉर्ड इश्यूएंस ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड इश्यूएंस ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो ये पॉइंट भी हम देख रहे हैं। तो ये सब भी बैंक और एनबीएफसी के बारे में यहाँ ये पॉइंट भी रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, जीडीपी के रिगार्डिंग हमने देख लिया था, बाकी का जो डाटा इसमें रखा वो ये डाटा रखा गया, पीएमआई एम और पीएमआई एस। ठीक है, ये कितना रहा नवंबर के लिए। ठीक है, इस डाटा को भी हम देख रहे हैं, पीएमआई एम और पीएमआई एस, ये नवंबर में कितना रहा। पीएमआई एम रहा 56.3 और पीएमआई एस रहा 53.7। 50 से ऊपर क्या बताया था, एक्सपेंशन, तो दोनों में क्या है, एक्सपेंशन है। बिलो 50 क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक एक्सपेंशन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा ये नवंबर का हमने लिखा। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं सीपीआई का डाटा, सीपीआई। अब सीपीआई के डाटा में इन्होंने क्या रखा है, सितंबर अक्टूबर का सीपीआई, और सिमिलरली हम देखेंगे डब्ल्यूपीआई भी। ठीक है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई सितंबर। ठीक है, सितंबर के मंथ में सीपीआई रहा 7.3% और डब्ल्यूपीआई था 1.32%। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आप देख रहे हैं ये आपका सीपीआई अक्टूबर के मंथ में ये रहा 7.6%, और इधर आप देख रहे हैं 1.48%। ठीक है, और फूड इन्फ्लेशन इसी टाइम में आप देख रहे हैं, सितंबर में 8.17 थी फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन सितंबर में थी 8.17। ठीक है, और अक्टूबर में हम देख रहे थे 6.37। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये सब भी हम देखते हुए चल रहे हैं, ये 8 मंथ हाई था तब डब्ल्यूपीआई, 8 मंथ हाई। ठीक है, 8 मंथ हाई, ये आप देख रहे हैं डब्ल्यूपीआई। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर, यस, फिर हमने लिखना है सीपीआई, हाँ, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज नोट स्केल। ठीक है, एम से है मैन्युफैक्चरिंग, एस से है सर्विस सेक्टर। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई ने फिर इसके बाद जो पॉइंट रखा गया वो ये रखा गया कि, ये भी अपडेट आपको पता हो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी, जो आरआरबीज हैं इसके लिए आपको बताया, इन्हें अलाउ कर दिया एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड कोल मनी मार्केट के लिए। ठीक है, इसकी एक्सेस दे दी इसे, अभी हमने पॉइंट समझा, इसकी एक्सेस भी इन्हें दे दी गई आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक को। अभी तक वो एलएएफ और कोल मनी मार्केट को यूज नहीं कर सकते थे, अब ये फैसिलिटी भी इन्हें मिल गई बाकी कमर्शियल बैंकों की तरह। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका एमएसएफ की फैसिलिटी भी दी है, यस, एमएसएफ भी। ठीक है, एमएसएफ की फैसिलिटी भी दे दी गई है इनको, एलएएफ, एमएसएफ, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब फैसिलिटी इन्हें मिल गई है।
ठीक है, आरआरबी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मेजर चेंज आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर जो चेंज आप देख रहे हैं, जो ऑन टैप टीएलटीआरओ वाला देख लिया, आरटीजीएस के लिए आरटीजीएस 24/7 अब हो गया। ठीक है, और ये कब से हुआ है, पहले 1 दिसंबर की बात हुई थी, लेकिन ये 14 दिसंबर से हुआ है, 14 दिसंबर। आरटीजीएस भी पिछले साल दिसंबर में नेफ्ट को 24/7 कर दिया था, अब आरटीजीएस भी 24/7 कर दिए। ठीक है, लास्ट ईयर हम देख रहे थे नेफ्ट को 24/7 किया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट और आरबीआई चाह रहे हैं डिजिटल फैसिलिटीज, डिजिटल आउटरीच, लोगों के जीवन में सुधार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये फैसिलिटीज मिले। ठीक है, तो नेफ्ट लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में कर दिया था 24/7, और आईएमपीएस बिगिनिंग से 24/7 बनाया था। आरटीजीएस अभी 14 दिसंबर से हो गया 24/7। नेक्स्ट पॉइंट, फिर आपका जो ये नेक्स्ट फिर हम देखें एएमपीएस, इसके अलावा आप देख रहे हो एनएफएस। ठीक है, और रुपे कार्ड, इसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये सब हम देख रहे हैं। सॉरी, मैं आईएमपीएस लिखना, ठीक है, आईएमपीएस के बारे में लिख लिया था। एनएफएस, रुपे कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन, इन सब के बारे में जब हम देखें, ये ऑलरेडी ऑल डेज ऑफ अ वीक हो चुके हैं पहले ही। ठीक है, आईएमपीएस भी इसमें यहाँ लिख के लेते हैं हम, वैसे आपको पता है ये ऑलरेडी ऑल डेज ऑफ अ वीक है। पहले ये कुछ टाइम पहले होते हैं 5 दिन तक। ठीक है, तो अभी याद रखेंगे ये ऑलरेडी 24/7 है पहले ही, ये ऑलरेडी 24/7 है। अब आरटीजीएस भी हो गया, नेफ्ट पहले कर दिया, तो ऑलमोस्ट सारा आपका पेमेंट सिस्टम आपके लिए 24/7 कर दिए। ठीक है, और एक मेजर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेंस लिमिट। ठीक है, जो आप इसको कहेंगे ऑन टैप बैंकिंग। ठीक है, इनहेंस, ये भी मेजर आप पॉइंट देख रहे थे इसी पॉलिसी रिलेटेड। इनहेंस लिमिट फॉर कॉन्टैक्टलेस पे, कॉन्टैक्टलेस पे, या इसी को कहते हैं ऑन टैप बैंकिंग। मतलब आपके पास जो आपका प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको डेबिट कार्ड अपना स्वैप नहीं करना पीओएस मशीन पे, आपको सिर्फ उसके पास लेके जाना है, कुछ सेंटीमीटर पास आएगा तो पहले 2,000 रुपए तक की पेमेंट अलाउ। ठीक है, आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं। 2,000 रुपये पहले था, अब ये क्या है, नाउ इंक्रीज टू 5,000 रुपीज। कोविड के पीरियड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपी, पहले ये 2,000 होता था। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, कोई साइन नहीं करना है आपको, कोई भी आपको पिन कोड ये नहीं डाल, पिन नहीं डालना है कोई भी आपको। ठीक है, कोई साइन नहीं करना है, कोई पिन नहीं डालना है, बस अपने कार्ड को उस पीओएस मशीन के कुछ सेंटीमीटर पास लेके जाएं, 5,000 रुपए तक की पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये भी मेजर चेंज की है। तो ये चेंजेस याद रखना, जो ये 3 चेंजेस पे अभी मैंने टिक किए, ये सबसे बड़े चेंजेस इसी पॉलिसी से रिलेटेड। सिर्फ रेट तक मत देखा करो पॉलिसी को, पहले रेट तक बतानी है 2 मिनट में खत्म हो जाता है लेक्चर, अभी तक हम थोड़ी डिस्कस कर रहे होते, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कितनी चीजें आई है, कहीं फॉरेक्स का डाटा आया है, कहीं पीएमआईएम आया है, कहीं सीपीआई आया है, कहीं ऑन टैप टीएलटीआरओ आया है, ईसीएलजीएस 2.0 आया है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर करते चलो। यस, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, योनो वाला कार्डलेस बैंकिंग वाला अलग है, वो कंसेप्ट वो इससे रिलेटेड नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं सी एम नोट, जो रिजर्व मनी का डाटा आपको बता दिया था, जो करेंसी सर्कुलेशन में होती है, बैंक डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, वो सारा आपका एम नोट में आता है। ठीक है, वो आपका एम नोट में आ रहा है। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं और कौन सा डाटा आपके सामने आया। ठीक है, कुछ एक पॉइंट और थे इसके अलावा भी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये सीपीआई के रिगार्डिंग, और ये डाटा तो आपके साथ शेयर कर लिए। कोई डाउट इसमें हो तो किसी को यस
ठीक है। फिर 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किए, उसको आगे पढ़ेंगे। CMS-01, EOS-01, लास्ट मंथ EOS-01 था और अभी CMS-01 भी देख रहे हो। ठीक है, कोई भी डाउट किसी को इसमें? यस, ठीक है, क्लियर है ये। तो अब इसमें एक डाटा और आप अपडेट कर सकते हैं, बाकी तो यहाँ लिख लिया गया है। जैसे ये नवंबर का आपने लिखा है, सितंबर अक्टूबर का, अब PM ये CPI अब आपका नवंबर का भी आ गया है। ठीक है, सो बैंकिंग की क्लास में, ऑफलाइन क्लास में उसे भी फॉलो किया था और वहाँ भी लिखा था, तो उस चीज़ के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि CPI नवंबर और CPI जो WPI नंबर है आपका, ठीक है, उस डाटा को भी आप इसमें अपडेट कर लेंगे। और तो ये 7% से कम हो गया था, CPI नंबर का 6.93% रहा है, ये याद रखो। ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं है, लेकिन ये डाटा और अपडेट हो गया है, नवंबर का भी आ गया, तो आप याद रखोगे 6.93। 2 मंथ ऑलरेडी आप 7 से ऊपर देख रहे थे, अब दोबारा 7 से नीचे। ठीक है, और फिर आप देखेंगे ये WPI नवंबर। ठीक है, WPI नवंबर, इसको भी आप लिखेंगे, होलसेल इन्फ्लेशन जो आपका नवंबर का रहा है। ठीक है, WPI नवंबर में 1.55% रहा है, ये 6 दिन पहले का डाटा है। ठीक है, तो ये भी अपडेट आप कर लोगे, CPI नवंबर, WPI नवंबर। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ एक टॉपिक हैं, ये आज डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इन अपडेट्स को फॉलो करेंगे। इसरो के जो नए सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, न्यू सैटेलाइट्स, जैसे, नहीं तो बहुत डिटेल में इसे करते आगे करेंगे, अभी सिर्फ आपको हिंट मिल रहा है इसका। CMS-01, ये अभी आपने देखा, पिछले महीने देखा था। EOS-01, ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और नवंबर वाला EOS था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इससे पहले GSAT सीरीज के कम्युनिकेशन सैटेलाइट आप देखते थे। ठीक है, यहाँ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, अभी डिटेल में इस डाटा को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें और टॉपिक को भी साइड बाय साइड टाइम देना है, नहीं तो ओवरऑल जब इस टॉपिक को पिक करें तो बहुत डिटेल में इसे कवर करते हैं कि ये PSLV C50 से लॉन्च, और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया है। इससे पुरानी सीरीज के GSAT सीरीज के सैटेलाइट होते थे। ठीक है, तो वो सारा हम देख सकते हैं, पर अभी के लिए हम इसी को देख रहे हैं। कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। यस, ठीक है, हाँ, यस, जो वो अपडेट आप पूछ रहे हैं उसे भी लिख सकते हो। नई UPI की आप बात करो, व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी लॉन्च हो गया नया UPI, आप कह सकते हो इसको, व्हाट्सएप पे को। ये भी आप नई अपडेट भी देख रहे हैं UPI में ही। ठीक है, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे की आप बात करें, नया UPI लॉन्च हुआ है। ठीक है, फिर से ऐप बैन भी हुआ था, वो सारा कुछ आपने देखा था। ठीक है, न्यू UPI लॉन्च। इसके अलावा PM वाणी स्कीम, ये सब भी आप देख सकते हो। ठीक है, PM वाणी स्कीम, व्हाट्सएप पे नया UPI लॉन्च। ठीक है, यस, एनी अदर डाउट? ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट किसी को इसमें? यस, यस, उसे भी हम लिख सकते हैं अपडेट में, इम्पोर्टेंट। रुपे कार्ड फेज 2, ये लॉन्च हुआ था भूटान के लिए, रुपे कार्ड फेज 2। ठीक है, और NPCI ने ये भी कहा था जो UPI ट्रांजैक्शन हैं उसको कैप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपडेट भी आप याद रखेंगे। NPCI
टू कैप, कैप का मतलब लिमिट समझ लो, लिमिट यूपीआई ट्रांजैक्शंस, क्योंकि 2-3 कंपनियां यही ज़्यादा कर रही हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तो गूगल पे और फ़ोन पे और गूगल पे 80% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेती हैं। अभी एक मंथ तो ये फ़ोन पे की ट्रांजैक्शन ने गूगल पे को क्रॉस भी कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहे थे कि 2021 से यूपीआई ट्रांजैक्शंस को कैप करेंगे। ठीक है, यानी इतने परसेंट से ज़्यादा एक कंपनी नहीं कर सकती है, दूसरी कंपनियों को भी चांस मिले। ठीक है, तो इसी को कह रहे थे यूपीआई कैप। ठीक है, व्हाट्सएप पे का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। व्हाट्सएप पे एसबीआई, और ये भी आप अपडेट याद रखेंगे, एसबीआई कार्ड प्लस पेटीएम। ठीक है, ये लेके आए थे कॉन्टैक्टलेस, कॉन्टैक्टलेस पेटीएम एसबीआई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। और आरबीआई बना था सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला सेंट्रल बैंक ट्विटर पे, मोस्ट फॉलोड सेंट्रल बैंक ऑन ट्विटर। ठीक है, यस क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये अपडेट्स को अभी के लिए फॉलो करते हैं, रेस्ट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वन लास्ट टाइम आपको स्लाइड और शो कर देता हूँ, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि किस वे से। ठीक है, हमने इस स्लाइड को डिस्कस किया था, आरबीआई बाई मंथली पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट स्टैंड अनचेंज रहा है। ठीक है, फिर हम देख रहे थे आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया फिजिकल ईयर 21 के लिए रियल जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन 7.5। नेक्स्ट फिर हमने देखा ऑन टैप टीएलटीआरओ के रिगार्डिंग, आरआरबी को एलएएफ कॉल मनी मार्केट एमएसएफ ये सब फैसिलिटी मिली। ठीक है, बैंक रिटेन करेंगे फिजिकल ईयर 20 के प्रॉफिट को। फिर हमने देखा था Q3 के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, Q4 और नेक्स्ट ईयर Q1 को लेकर कोर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी ने कैसे इसमें टैकल किया, और यही सब चीज़ें हमने फिर हिंदी में भी देखी थी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं।